के ना तानेदार नॉवल किस नंबर 16। कमर दर्द के बायस वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसने भारी होते पर्दे उठाए और ऊपर देखा। हल्की मध्यम मध्यम रोशनी थी चारों तरफ। एकदम वो उठ के बैठी तो गले में चैन सी फील हुई। उसने उस चैन पर हाथ रखा और उस चैन की जानिब देखा। उस पर मुकम्मल उम्र लिखा था। वो मुस्कुराई, कुछ शर्मा सी गई। झटक ने चारों तरफ से जैसे घेरे में ले लिया और उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट खींच लिया। वो लोग अब तक पॉट पर थे। उफ, पानी के ऊपर उसकी तो रूह भी काम चाहती थी कि कभी सोच भी लेती पॉट के बारे में। और अब पूरी रात और शायद आधा दिन वो कितने सुकून से सोती रही। अफसोस से मुंह बनाकर वह बेड से सिरकती हुई उतरी। उसकी नमाजें कज़ा हो गईं। उसने तौबा किया और वॉशरूम को तलाशना चाहा, लेकिन वॉशरूम तो कहीं भी नहीं मिला था उसे। वो हैरानगी से देखने लगी कि वह क्या करे। उसने अपना ड्रेस चेंज किया और बालों को बांध दिया। लंबे बाल उलझे बिखरे से बांध गए थे। वो बाहर आई तो उसे पानी का शोर सा महसूस हुआ और उसने थोड़ा सा चक्कर डरते डरते देखा था तो वो कितनी सुकून से झील में तैर रहा था। उसकी आंखें बाहर निकल आई। उमर, वो भाग कर जानकर उसे देखने लगी। हाय माय लव, उमर ने फ्लाइंग किस दी थी उसे। गुड मॉर्निंग, कैसी रही रात और सुबह? वो मज़े से तैरता हुआ बोला। सास को लगा वो दुनिया का सबसे बड़ा पागल इंसान है। उमर, अब डूब जाएंगे। मदम आवाज में वो उसकी फिक्र में रोने को बेताब थी। उमर का कहका उभरा। मैं नहीं डूबूंगा। अब तो मेरे साथ तुम हो, तुम्हारे होते हुए कैसे डूब जाऊं? अच्छा खैर, आओ तुम भी मेरे साथ। अब कभी नहीं। वो कांपी उठी। तुम बहुत डरपोक हो। वो बॉन्ड की जाने बढ़ा। उमर प्लीज़ नहीं, उमर मैं मर जाऊंगी। अब मुझे मैं मेरी मर्जी नहीं है। मुझे इस गंदे पानी में नहीं उतरना। वो जल्दी से दूर होती बोली। उल्टा उससे भी झिझक महसूस हो रही थी। वो सिर्फ ट्राउजर में था, वो भी घुटनों तक चढ़ा रखा था। मुंह पर हाथ फेरता पानी छिड़क कर वो उसके नज़दीक आया। सास पीछे भागकर कमरे का दरवाज़ा बंद करती कि उमर ने दरवाजे के बीच अपना बाजू फंसा लिया। उमर प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो रो पड़ी। मेरी जान, मेरे होते हुए क्यों डर रही हो? आ जाओ जल्दी से, देखो तुम्हें पता है ना जिद मेरे अंदर कैसे भरी हुई है। सास शोरी तो फिर सारे दरवाजे का दबाव उसके बाजू पे दिए खड़ी थी। वो जबकि दरवाज़ा बंद करने को बेचैन थी, लेकिन उमर ने बाजू नहीं हटाया। और जब सास भी ना हटी तो कुछ ड्रामा तो ज़रूरी था। उसने अपना बाजू बाहर निकाला। एकदम दरवाज़ा बंद हो गया। उमर बाजू पकड़ के बैठ कर बंद दरवाजे को देखने लगा। बड़ी जिद्दी हो गई थी ये लड़की। वो उठने लगा कि एक डरी डरी सी आवाज़ सुनकर मुस्कुरा दिया। उमर, आपके बाजू पर सच में लगी है? बताए ना, लगी है, झूठ बोल रहे हैं? उमर, मुझे डर लग रहा है। उमर, उसने दरवाज़ा खोला उसकी खामोशी से घबरा कर और तभी पकड़ी गई। वो बोला और हंसने लगा। उमर नहीं, उमर मुझे डर लग रहा है। उमर, उमर। सास की चीखें पूरी पॉट पर गूंज रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सास को लग रहा था उस चीख के सारे जानवरों से चिपक जाएंगे और शार्क उसे खा जाएगी। वो उमर की गर्दन में बाजू डाले ऊपर उछक रही थी कि पानी से दूर हो जाए और बाकायदा रो अलग रही थी। जबकि दूसरी तरफ उमर हंस रहा था और एकदम उसने उसे पानी में छोड़ दिया और सास की चीखों ने जैसे उसके कानों की समात छीन ली थी। एकदम वो उससे चिपट गई थी, पत्ते की तरह कांप रही थी। सास एक मिनट खड़ी तो हुई। यार ये ज़्यादा गहरी नहीं है यार। वो उसे रोकने लगा जो गश खाने लगी थी। और उसकी चीखों को रोकने का उमर के पास एक और आसान तरीका ये था कि वो उसकी आवाज़ को ढूंढे। उसने उसके पहले से मोहब्बत की शिद्दत को सहते जख्मी लब्बों को खुद में पढ़ लिया और बड़ी मुस्तैदी से वो उसे जज्बात के रंगों में डाल रहा था। उसके जहन को इस टेंशन से आज़ाद कर रहा था कि वो पानी के अंदर है। सास का जिस्म उसकी हल्की सी गुर्बत वजह से ढीला पड़ गया और उमर हंस गया था। सास ने उसकी सूरत देखी। इतना तो तुम रात को नहीं चीखी। उसके अल्फाज सास का दिमाग घुमा के सुर्ख हो गई। जबकि उमर उसके चेहरे पर पहले कोसे कज़ा के रंग देखकर जैसे अपने दिल को उसकी जानी बढ़ने से रोक ना पाया, उसे देखने लगा जो उसके सीने पर अपने हाथों की कपकपाती रोकने के चक्कर में थी। और उमर तो जैसे उसमें खोया हुआ था और उसने एकदम उसे दूर किया और जल्दी से बोर्ड पर चढ़ गई। यूं वो भड़का और खुद भी चढ़ा और इससे पहले वो कमरे में घुस जाती कि उमर ने उसे चक्कर घुमा दिया। दोनों बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। मैंने तुम्हारा डर खत्म कर दिया। वो खत्म किया है। वो उसके गाल खींचता बोला। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है और आप भी मत क्या करें। डूब गए तो? फिक्रमंदी से बोली। मेरी थी आती बीवी। वो बेचारे से उसे देखने लगा। उमर, वो मुंह छोड़ गई तो और क्या कहूँ। इस गहराई एक पूल की गहराई जितनी है। ये मसनूई झील है जो कि मेरे जैसे आशिकों के लिए बनाई गई है। तभी ये बोट एक ही जगह पर चक्कर काट रही है। वो बोला तो सास को कुछ हौसला हुआ। शर्मिंदगी से मुस्कुरा दी। उमर हंस दिया। भूख लगी है, वो बोला। उसने सर हिलाया। तो मैं खा जाऊँ? वो आगे बढ़ा। हाँ नहीं, वो शर्मा कर दूर से हुई। चलो
इधर आओ, पहले प्यार कराओ, इतनी प्यारी क्यों लग रही हो, और तुम्हारी गर्दन पे ये निशान। उफ, बेशर्मी से उसे ऊपर से नीचे तक देखता बोला, जबकि वो खुद को कहाँ छुपाती उसे उसकी वालेहाना नजरों से। आंखें झपकने लगी जबकि उमर ने उसे उचक कर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके होठों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ तक कि उसकी शिद्दत उसकी तलब बढ़ती चली गई कि उसने सांस को बोट के लकड़ी की फर्श पर लिटाया और उसके होठों से तो जैसे दूर ही नहीं होना चाहता था। अब वो दूर हुआ। तुम्हारा जायका ज़बरदस्त है, वहाँ तो भाग गया। मुझे भूख लगी है, वाइस्तिकी से बोली जबकि अपने होठों पर हाथ रख लिया। उमर ने सर हिलाया और मुस्कुरा कर उठा। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। हम घर नहीं जाएंगे क्या? फुट कर अपना दुपट्टा दुरुस्त करती बोली। क्यों, घर जाकर क्या करना है? उसने पूछा। अम्मी मुझे याद कर रही होंगी ना? शर्माई शर्माई से बोली। पहले तुम मेरा दिल भर दो अच्छे से, फिर अपनी अम्मी की याद का सोचना, वो बोला और गहरी नजरों से क्या जारमों से भर लिया। सास सर झुका गई। बस सुकून से उसके लिए छोटे से किचन में खाना बनाने लगा। उसने उसके लिए कुछ चीज़ें बनाई थी, ब्रेड के साथ सैंडविच थे और जूस डालकर उसकी खिदमत में पेश किया। जाने उमर, फिलहाल इससे पेट भरो, फिर तुम्हें अच्छा सा खाना भी खिलाऊंगा, वो बोला तो सास ने मुस्कुराकर प्लेट थाम ली। कितना अच्छा लग रहा था उसके साथ इस तरह रहना। वो अपने आप सुर्ख सी होती आंखें चिपकाती खाने लगी जबकि वो टेबल पर कोहनी टिकाए अपनी हथेली पर अपना ही चेहरा रखे उसे देखने लगा जैसे वो उसकी ज़िंदगी में कोई मुआवजा सा हो। उसे ऐसे देख रहा था कि सांस से एक लुकमा भी अंदर नहीं उतर रहा था। उसने खाना छोड़ दिया। उमर का कहका उभरा और वो उसके पास आया। उसको उठाकर उसकी जगह पर बैठता हुआ उसे अपनी गोद में बिठा गया। उसे अपने हाथ से नाश्ता कराया था। हर चीज़ जिस तरह फिर उसका दिल किया उस तरह उसने अपनी मर्जी से खाया था। सांस का दम सा निकल गया। उसकी इस बढ़ती जुसारत और गुर्बतों पर, यहाँ तक कि उसकी गर्दन के निशानों में मजीद इजाफा हो गया। वो थक कर उसे देखने लगी जबकि उमर का दिल तो भर ही नहीं रहा था। ऐसे न देखो मुझे, तुम्हारे जिस्म के एक एक रोए पर अपने लम्स छोड़ के मैंने तुम्हें अपना साबित करना है हर सूरत में, समझी? तुम क्या हो मेरे लिए। मैं जानता हूँ मेरी ज़िंदगी की पहली खुशी, आखिरी हकीकत, मेरा वो रिश्ता जिसे मैंने बड़े अरसे बाद पाया। तुम मेरे लिए सब कुछ हो सास। इस ज़मीन आसमान को मैं तुम्हारे लिए एक कर सकता हूँ, लेकिन बस। उसने उसकी जानिब देखा। सास उसकी मोहब्बत पर भी रोने को थी। तुम मुझसे कभी झूठ मत बोलना, मेरे अलावा किसी को मत जाना, अपनी वफा अपनी असमत को मेरे लिए रखना। उमर ख़याम तुम्हारे वजूद को तारों से चमका देगा और ऐसे ऐसे अंदाज में मोहब्बत करेगा तुम्हें कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस। उमर, वो हैरानगी से उसे देखते उसके गाल पर हाथ रख गई। वो कितना कंफ्यूज था। उसे लगता था वो उसकी माँ जैसी है, उसके बाप से वफा नहीं कर सकी जो उसके बाप की मोहब्बत से थक कर दूसरे मर्दों के पास गई। तो क्या सास भी उसकी मोहब्बत से थक कर किसी और को तलाशेगी? वह हैरानगी से उसे देखने लगी थी। मैं उम्र की हूँ, वो बोली थी। मुझे आपके अलावा कोई नहीं चाहिए, आइज़गी से बोलती। वो वाज़िया कर रही थी कि वो सिर्फ उससे मोहब्बत करेगी हर वक्त हर सूरत। मुझे तुम पर यकीन है, तभी तो तुमसे दिल लगाया। वो मुस्कुराया और उसकी पेशानी चूम ली। उसे खुद में बेचे वो दूर तक फैले खुले आसमान को देख रहा था। उसके दिल की धड़कनों में काफ़ी शोर था। सास की सिसकी पर वो उसका चेहरा ऊपर करता देखता मुस्कुरा दिया। तुम क्यों दिल दुखा रही हो बेवकूफ़ लड़की? आओ तुम्हें असल आंसुओं से रुलवाऊं। उसे बाजू में भर कर अंदर ले जाने लगा जबकि वो उसके सीने पर मुक्के मारकर उसे दूर करने लगी जिसका कोई फ़ायदा नहीं था। वो उसे बेड पर फेंक चुका था। उसने आगे बढ़ के मोर का पंख उड़ाया और सास के चेहरे पर फेरा। वो मधोशी से जैसे कांपी उठी। 400 उम्र क़याम था उसके। सास ने जोर से आंखें बंद करके बेतरतीब धड़कनों से उसके लम्स को महसूस करते उसको अपना आप दे दिया था। उसका बुखार उतर गया था लेकिन मूड बहुत ही ख़राब था। चिड़चिड़ा हो चुका था। चिड़चिड़ापन में सुहा को कंचक्कर बना कर रख दिया था। वो अभी उसके लिए सूप लाई थी जिसे वो साइड पर रख गया। तुमने पिया नहीं? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? सुहा ने बाउल उठाया। वो उसे अपनी खिदमत पर तैनात देखकर ज़्यादा चिढ़ रहा था। सुहा ने बाउल में से सूप का चम्मच भरा और उसकी जाने बढ़ाया। पता ने वो चम्मच समेत बाउल में फेंका और एकदम सुहा की कमर में हाथ डालकर उसे बेड पर फेंका और उसे घूर के देखने लगा। वो घबरा कर उसे देखने लगी। किस दिन तक ये तमाशा लगा कर रखोगी तुम? मैं बस अपने बच्चों का लिहाज कर रहा हूँ, वरना तो मुझे एक आंख भी नहीं पाती, सख्ती से बोलता। वो उसके दिल में एक और जख्म दे गया। मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं मुझसे मोहब्बत करो, वह तो तुम परेशान मत हो। कल से उसकी कमर में शदीद दर्द था। अपने बच्चों का ख्याल कर लें।
वो उस बीवी का ख्याल क्यों नहीं कर रहा था जिसको ये बोझ उठाने के लिए दे दिया था। वो बहुत मुश्किल उठी थी। लेटी रहो वो भड़का, तुम्हारी दवाई, अपने औकात में रहो सुबह शिवा, मुझे तुम्हें अपने साथ नहीं रखना, तुम मेरे लिए सर्कस का जोकर बनने की ज़रूरत नहीं है। वो भड़का जब भी सुहा की आंखें भीगी, उसने सांस अंदर खींचा और बैठ गई। उसने ही बोली थी। पता कुछ देर उसे घूरता रहा और फिर मुंह फेर गया। ईजा को देख उसे अजीब ही लग रहा था। वो इतनी सी लड़की और शाहनवाज इतना बड़ा, और वो जैसे हजम नहीं कर पा रहा था। वो प्रेग्नेंट थी। शाहनवाज उस पर से कैसे वाह लौट पा रहा था। उसने कैसे उसे अपने सीने से लगाया हुआ था। उसका दम घोटा और वो आ गया। ऐसा नहीं था ईजा को देखकर कोई मोहब्बत मोहब्बत का एहसास हुआ था, लेकिन बस कुछ था जो उसको बहुत चुभ रहा था। ईसा उसे मोहब्बत करती थी। आज एक अमीर कबीर इंसान के बच्चे की माँ और उसकी बीवी बनी खड़ी थी। वो सुहा को देखता रहा। जाओ यहाँ से, तुम्हें क्या हुआ है? वो खुद ही सवाल करके, मुझे तुमसे मुझे तुम सबसे ज़्यादा बुरी लग रही हो, और इतनी लग रही हो कि मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं। वो मुठियाँ बीच गया। सुहा उसे देख रही थी। उसने सारे जज्बात अंदर उतार लिए और वो उठने लगी और एकदम बैठ गई। उसका बीपी शायद लो हो गया था। वो बेहिस बना बैठा रहा था। वो उठकर बाहर आई और उसे सबसे प्यारा इंसान अपने सामने नजमा नजर आया तो वो बुरी तरह उसके सीने से लगती रो दी और इतना रोई कि नजमा बुकड़ाई गई। यह बेटी के लिए बेहद खुश थी। सोहा को इस तरह रोते देख उसका जैसे दम सा निकला। सोहा क्या हुआ बेटा? वो कोई जवाब नहीं दे रही थी और रोई जा रही थी, और फिर वो हटी और वो पिछले सहन में चली गई। नजमा को शदीद गुस्सा आया। वो बच्ची दिन रात उसके बेटे की खिदमत में लगा रही थी और उसके बेटे के नखरे नहीं जा रहे थे। गुस्से से वो बदर के पास आई। क्या कहा है तुमने? सुहा को वो भड़की। चलो, अब उसने शिकायती प्रोग्राम शुरू कर दिया। वो तलखी से बोला। मदर, अब तो बस कर दो, वो तुम्हारे बच्चों की माँ है। तो मैं क्या करूँ? अम्मी मेरे अंदर से उसके बाप के लिए कभी नफरत नहीं जाएगी, ना ही उसके लिए। भूल गई आप ये क्या करती रही है? वो भड़क उठा। वक्त गुजर गया। वो कितनी बार मेरे पाँव में बैठ के माफ़ी मांग चुकी है। अब तो भाभी का भी रवैया अच्छा हो गया। तुम क्यों नहीं रुक रहे? मेरी बला से भाड़ में जाए सब कुछ। जो मेरे साथ हुआ उसे मैं कभी भूलूंगा नहीं। नामुमकिन है ये। वो बोला और उठ गया। नजमा उसे देखकर बाहर आई। बदर को शदीद गुस्सा आया। वो उसकी तलाश में निकला और पूरे घर में ढूंढने के बाद जब उसे कहीं ना मिली तो वो पिछले सहन में आया और घुटनों में मुंह छिपाई बैठी थी। आगे बढ़कर बेरहमी से उसका बाजू खींचकर वो उसे अंदर ले आया। इशफाक साहब, अरहम, ताईजान, नजमा, सरवत, चची, चचा, शर्म सूफिया सबने देखा था उसका ये रवैया। कैसे वो उसके साथ सलूक कर रहा था बिना जुत्ती के। वो उसके साथ खिसती चली गई। आय हाय मर जानिए। तो बदर, तेरे ही बच्चे मनहूस संभाले हुए है और तुम ताई का तो दिल लग में आ गया था। और वो आगे बढ़ी कि वो कमरे का दरवाजा बंद कर चुका था। सुहा डरी सहमी नजरों से उसे देखने लगी। एक उसकी मोहब्बत ने उसका निखरा, उसका मगरूर अंदाज सब छीन लिया था। वो जैसे जलील होकर रह गई थी। उसके हाथों उसी शख्स के लिए तो उसने इल्ज़ाम लगा दिया था ईज़ा पर। वो खुद पर जितना पछताती कम था। वो उसे कमरे में ले आया और उसका मुँह जकड़ लिया। आइंदा मेरे को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। मैंने किसी को भड़काया नहीं है। बस चुप। वहाँ के निकाल कर उस पर चढ़ दौड़ा था जबकि सुहा के लिबास अंदर ही रह गए। जबकि बदन ने उसे बेड पर धकेला, अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। वो चिल्ला सकती थी कि ये भीख उसे नहीं चाहिए थी। वो ये भीख ना दे उसे, बस वो उसे मारे पीटे, लेकिन ये उसके इज्जत नफ्स की धज्जियाँ ना बिगड़े। वो सिर्फ अपने मकसद और तलब पर उसे इस्तेमाल कर रहा था। वो क्या थी? क्या जज्बात नहीं रखती थी? वो दूर हुई। बदर, शर्म करो। क्या तुम मुझे दिखाओगी? मौलवी की बेटी हो होकर शौहर के हकूक पूरे नहीं करती। वो फंकारा। उसकी टांग पकड़ के खींची तो वो दोबारा बेड पर आ गई। बदर, नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक। मैं सच में, मेरी तबीयत नहीं। क्या चाहिए मुझे? तुमसे वही जो एक आम शौहर को चाहिए होता है, बस। उस पर इतनी आम शक्ल सूरत की लड़कियों का नखरा नहीं बनता। उसने अपनी शर्ट एक तरफ पहन दी। सुहा के गाल भर गए आंसू से। उसकी बेसाख्ता हिचकियाँ सी निकली और वो अपने ही लपटप आ गई थी कि वो ना रोए, उसके आगे ना रोए। वो उससे बहुत नफरत करता था, लेकिन बेसुध वो रो पड़ी थी। वो हार गई थी। मर्द के आगे औरत जल्दी हार जाती है। खामोशी से उसे देखने लगा और बदन ने उसका दुपट्टा उतार दिया। सुबह खामोश हो गई थी, कुछ नहीं बोली थी। वो झुका, उसकी गर्दन के नजदीक आया। एक हसीन से खुशबू के सांस ने उसे चौंका दिया। वो एक पल को दूर हुआ। वो उसे झुकाए बैठी थी। वो फिर उसकी गर्दन के नजदीक हुआ। ये खुशबू वैसी थी। वो अपना नाक को उसकी मस्जिद नज़दीक ले गया और रफ्ता रफ्ता उसने अपने होंठों को उसकी गर्दन पर चिल्लाया।
कि सुबह मुठियाँ भींच कर बैठी रही थी। उसने हल्का सा लोगों को वॉक किया और उसकी गर्दन की नाजुक जिल्द को खुद में पड़ता हुआ उसके गर्दन पर एक निशान बनाने लगा। उसके कंधों में सुनहरी रंग पर नीला निशान बड़ा वाजिया था, जबकि सोहा अब भी पत्थर की बनी हुई थी। मदन ने उसको लिटाया, उसके बेआवाज आंसू को देखने लगा। एहसास होता तो कदर होती, मोहब्बत होती तो परवाह भी होती। वो अपनी मर्जी अपनी मनमानियाँ करता वो दूर हुआ तो सुहा की सिसकियों ने कमरे में शोर सा कर दिया। बदन ने वक्त देखा, रात के 3 बज रहे थे। उसकी तकलीफ से कराहती सिसकियों पे उसकी पेशानी पे बल पड़ गई। क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो चिढ़कर बोला। मेरी कमर, वो सिसकी, बस चुप। वो छाड़ गया था और टैबलेट निकाल कर उसकी काम की हथेली पे सजा दी। उस वक्त दुनिया का सबसे बुरा मर्द था, जिसे अपनी ही बीवी से इतनी नफरत थी कि उसे जान से मार भी देता तब भी चैन न लेता। कैसी किस्मत थी! एक तरफ सुख के साथ मोहब्बत की वादियों में भर रहे थे आने वाले वक्त से इंसान, और एक तरफ सब्र की हदूद अब पार हो रही थी।